सियाड़ा नी देख ले हॉलीवुड तक चलदा। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प शख्सियत के बारे में मिली जानकारी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा नाम जो पंजाब में आप कह सकते हैं हंसी और मनोरंजन का दूसरा नाम बन गया, जसविंदर भल्ला। जी। हमारे पास जो भी ये जानकारी है, कुछ लेख हैं, नोट्स हैं, ये उनके एकेडमिक सफ़र से लेकर कॉमेडी के शिखर तक पहुंचने की पूरी कहानी जैसे सामने रखते हैं। बिल्कुल। तो आज हमारा इरादा यही है कि इस जानकारी की थोड़ी गहराई में जाएं और जसविंदर भल्ला की यात्रा और उनकी जो विरासत है उसके कुछ ज़रूरी पहलू समझें। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि जसविंदर भल्ला सिर्फ एक कलाकार नहीं थे, वो तो पंजाबी कल्चर का एक ज़रूरी हिस्सा बन गए थे। बिल्कुल। उनकी कहानी में कई परतें हैं जो आज भी मायने रखती हैं। और सबसे कमाल की बात जो इन स्रोतों से साफ पता लगती है वो ये है कि जिसने पूरे पंजाब को इतना हंसाया वो असल में एक पढ़े लिखे कृषि वैज्ञानिक थे, PhD होल्डर, एक प्रोफेसर। हाँ, ये विरोधाभास ही अपने आप में गजब का है ना? तो चलिए इसी अनोखे संगम से शुरू करते हैं। उनकी पूरी कहानी को थोड़ा खंगालते हैं। उनकी पढ़ाई, कॉमेडी की शुरुआत कैसे हुई, वो किरदार जो अमर हो गए, उनका फिल्मी सफ़र और हाँ, उनकी हंसी के पीछे जो सामाजिक बातें छिपी थीं वो भी। बिल्कुल। ये यात्रा दिखाती है कि टैलेंट किसी एक दायरे में बंधा नहीं होता। मतलब एक तरफ एकेडमिक दुनिया, दूसरी तरफ लोगों का मनोरंजन और दोनों में ही टॉप पर पहुंचना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो शुरुआत उनकी बिल्कुल शुरुआत इन्हीं दिनों से करते हैं। जो जानकारी है उसके मुताबिक जसविंदर भल्ला का जन्म 4 मई 1960 को लुधियाना जिले में हुआ। जी। एक आम पंजाबी माहौल में पल्ले बड़े होंगे तो जाहिर है जमीन से जुड़ाव तो बचपन से ही रहा होगा। और पढ़ाई की तरफ उनका झुकाव देखिए, पहले BSc, फिर MSc और उसके बाद तो पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लुधियाना से एग्रीकल्चर में PhD। बाप रे। और ये सिर्फ डिग्रियां नहीं थी, जैसा कि ये दस्तावेज बताते हैं वो PAU में प्रोफेसर बने। बाद में एक्सटेंशन स्पेशलिस्ट के तौर पर उन्होंने सीधा किसानों के साथ काम किया, मतलब उन तक नई तकनीकें पहुंचाना, जानकारी देना। उनका एकेडमिक काम भी काफी मजबूत रहा है। यहीं पर दिमाग थोड़ा घूमता है कि सोचिए, एक आदमी जो खेती, फसलों, किसानों की मुश्किलों में इतना डूबा हो, वो अचानक पूरे सूबे का सबसे बड़ा कॉमेडियन कैसे बन गया? ये पढ़ते हुए ये सवाल बार बार आता है मन में। क्या उनकी इस एकेडमिक ट्रेनिंग का उनकी कॉमेडी पर भी कोई असर पड़ा होगा? ये सवाल बहुत दिलचस्प है। शायद सीधा असर न हो, पर आप कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से जरूर। एक वैज्ञानिक की तरह उनमें शायद समाज को बारीकी से देखने की, विसंगतियों को पकड़ने की और फिर उसे एक विश्लेषण के साथ पेश करने की आदत बनी होगी। अच्छा, हाँ, ये हो सकता है। उनका ह्यूमर अक्सर बहुत सटीक होता था, ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होता था। हो सकता है ये उसी एकेडमिक बैकग्राउंड की वजह से हो, लेकिन कॉमेडी की शुरुआत तो काफी पहले हो गई थी। हाँ, ये जानकारी भी है कि कॉमेडी का कीड़ा तो उन्हें कॉलेज के दिनों में ही लग गया था। यूनिवर्सिटी के यूथ फेस्ट होते हैं, छोटे मोटे स्टेज शो, शायद वहीं से बात शुरू हुई होगी। बिल्कुल। धीरे धीरे स्टेज मिला होगा, फिर शायद रेडियो तक भी पहुंचे होंगे। हाँ, वो शुरुआती मंच उनके लिए एक तरह से क्या कहते हैं, रियाज की तरह थे। वहां उनका स्टाइल बना, कॉन्फिडेंस बढ़ा। लेकिन जो बड़ा तूफान आने वाला था वो अभी दूर था। ये वो वक्त था जब वो अपनी कला को तराश रहे थे। शायद उन्हें खुद भी अंदाजा नहीं होगा कि ये सफर कहां तक जाएगा। और फिर आया साल 1988। एक धमाका हुआ ऑडियो कैसेट की दुनिया में। एल्बम का नाम था छंकाटा 88। जी, छंकाटा 88। जानकारी बताती है कि ये एल्बम रातों रात पंजाब के हर घर में पहुंच गया। इतनी जबरदस्त कामयाबी, इसने जसविंदर भल्ला को यूनिवर्सिटी के दायरे से निकालकर सीधा आम लोगों के दिलों में पहुंचा दिया। छंकाटा 88 सिर्फ एक ऑडियो कैसेट नहीं था, वो पंजाबी कॉमेडी के इतिहास में एक मील का पत्थर था। सोचिए, उस जमाने में मनोरंजन के साधन भी कम थे। हाँ, सही बात है। और इस तरह की एकदम खालिस जमीनी कॉमेडी ने लोगों को फौरन अपना बना लिया। और इसी एल्बम से निकले वो किरदार जो आज भी जिंदा हैं। चाचा चतुर सिंह, NRI भाना, ताया फुमन सिंह। अरे, इन नामों को सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है ना? स्रोत बताते हैं कि ये किरदार सिर्फ कैसेट में नहीं रहे, ये लोगों की बातों का हिस्सा बन गए, मुहावरों में आ गए। चाचा चतुर सिंह तो लगता था हर दूसरे गांव में मिल जाएंगे। बिल्कुल। और इनकी पॉपुलैरिटी सिर्फ इसलिए नहीं थी कि ये मजेदार थे। ये किरदार पंजाब के समाज से निकले थे।
चाचा चतुर सिंह उस पीढ़ी के थे जो बदलते जमाने से तालमेल बिठा रहे थे। उनकी बोली, उनकी मासूमियत, उनकी छोटी छोटी फिक्रें, सब असली लगता था। हाँ, सामग्री में जिक्र है कि भल्ला जी कैसे इन किरदारों की छोटी छोटी बातों पर काम करते थे। उनका चलना फिरना, बोलने का तरीका, सब कुछ। मतलब ये सिर्फ हवा हवाई किरदार नहीं थे, इनमें पंजाब की मिट्टी की खुशबू थी, वहाँ के लोगों की झलक थी। जी। और एनआरआई भाना वाला किरदार भी, जैसा लेखों में बताया है, वो सिर्फ विदेश गए लोगों का मजाक नहीं था, बल्कि उसमें वो कल्चर का टकराव, दिखावा और जड़ों से कटने का दर्द भी हल्के फुल्के ढंग से छू लेता था। हाँ, यही तो उनकी खूबी थी। सटायर था पर कड़वाहट नहीं थी। भल्ला जी की आवाज का जादू, डायलॉग की टाइमिंग और किरदारों का वो असलीपन, उसने उन्हें अमर बना दिया। और छंकाटा सीरीज तो कई साल चली ना? हाँ, सालों तक। और हर एल्बम में उस वक्त के सामाजिक, राजनीतिक मुद्दों पर कटाक्ष होता था। ये सिर्फ हंसी नहीं थी, ये एक तरह की सोशल कमेंट्री थी जो कैसेट के जरिए घर घर पहुंच रही थी। ऑडियो कैसेट्स में तो बादशाह बन गए। फिर अगला पड़ाव आया सिल्वर स्क्रीन। पंजाबी सिनेमा में भी उन्होंने अपनी कॉमेडी का झंडा गाड़ा। जानकारी तो यही कहती है कि फिल्मी सफर भी काफी सफल रहा उनका। निश्चित रूप से उनका फिल्मों में आना पंजाबी सिनेमा के लिए भी एक ताज़ी हवा की तरह था। उन्होंने कई बड़ी और कामयाब फिल्मों में काम किया और वहां भी अपनी एक अलग मजबूत पहचान बनाई। वो सिर्फ एक कॉमेडियन बनकर नहीं आए, बल्कि एक ऐसे कैरेक्टर एक्टर बनकर आए जो कॉमेडी में माहिर था। कुछ फिल्मों का जिक्र बार बार आता है इन स्रोतों में, जट एंड जूलियट, सरदार जी, कैरी ऑन जट्टा। ये फिल्में तो पंजाबी सिनेमा के नए दौर की ब्लॉकबस्टर मानी जाती हैं। हाँ, बिल्कुल। और इनमें भल्ला जी के किरदार कहानी का जरूरी हिस्सा थे, सिर्फ साइड में खड़े रहने वाले नहीं। और एक किरदार जिसने खास तौर पर धूम मचाई, जिसका जिक्र इन लेखों में बहुत है, वो था एडवोकेट ढिल्लों का किरदार। हो, एडवोकेट ढिल्लों। हाँ, उनका वो वकीलों वाला ड्रामाई अंदाज, बहस करने का खास तरीका और चेहरे के हाव भाव, दर्शकों ने उसे हाथों हाथ लिया। हाँ, वो किरदार तो जैसे उनकी एक पहचान ही बन गया था। वो जज साहब तुसी ग्रेट हो, या ऐसे जुमले तो लोगों की जुबान पर चढ़ गए थे। बिल्कुल। ये जानना मजेदार है कि क्या ये किरदार पूरी तरह लिखा हुआ था या इसमें भल्ला जी का अपना कुछ इम्प्रोवाइजेशन भी होता था। स्रोत कुछ बताते हैं इस बारे में? सामग्री में ऐसे इशारे मिलते हैं कि भल्ला जी सेट पर काफी सहज रहते थे और अपने किरदारों में खुद से भी रंग भरते थे। एडवोकेट ढिल्लों की कई छोटी छोटी बातें, जैसे कोई खास शब्द बोलने का तरीका या बॉडी लैंग्वेज, हो सकता है वो उनके अपने इनपुट से आई हों। उनकी कॉमिक टाइमिंग तो कमाल की थी, लेकिन वो किरदारों को एक गहराई भी देते थे जिससे लोग उनसे कनेक्ट करते थे। और ये सब करते हुए वो एक प्रोफेसर की अपनी जिम्मेदारियां भी निभा रहे थे। ये बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है। हाँ, ये सच में कमाल है। श्रोत इस दोहरी भूमिका पर काफी जोर देते हैं। एक तरफ यूनिवर्सिटी, रिसर्च, स्टूडेंट्स, किसान, और दूसरी तरफ रिकॉर्डिंग स्टूडियो, फिल्म सेट, स्टेज शो। ये कैसे मुमकिन हो पाया होगा? ये वाकई का साधारण बैलेंस था। जरा सोचिए इसके लिए कितना डिसिप्लिन चाहिए होगा। टाइम मैनेजमेंट, एनर्जी। सही बात है। एक तरफ सुबह यूनिवर्सिटी में लेक्चर देना, शाम को किसानों से मिलना और फिर रात में या वीकेंड पर चंकाटा की रिकॉर्डिंग या फिल्म की शूटिंग के लिए टाइम निकालना। ये दो बिल्कुल अलग दुनिया थी। क्या स्रोत कुछ बताते हैं कि उनके जो साथी प्रोफेसर थे या यूनिवर्सिटी वाले थे, वो उनकी इस बढ़ती पॉपुलैरिटी को कैसे देखते थे? कोई टकराव या मुश्किल आई कभी? टकराव का सीधा जिक्र तो नहीं मिलता, लेकिन ये साफ लगता है कि उन्होंने दोनों ही फील्ड्स में अपनी क्रेडिबिलिटी बनाए रखी। एकेडमिक दुनिया में उनके काम को गंभीरता से लिया जाता था, उनके रिसर्च और एक्सटेंशन वर्क की इज्जत थी। और उधर एंटरटेनमेंट की दुनिया में वो एक बड़े स्टार थे। ये शायद उनकी शख्सियत का ही कमाल था कि वो दोनों नावों पर इतनी खूबी से सवार रहे। शायद उनका वो जमीन से जुड़ा अंदाज और विनम्रता, इसने भी मदद की होगी। ये बैलेंस ही उनकी कहानी को और भी ज्यादा इंस्पायरिंग बना देता है। अब आते हैं उनकी कॉमेडी के उस पहलू पर जिसे अक्सर लोग शायद ध्यान नहीं देते, लेकिन जो स्रोतों के मुताबिक बहुत जरूरी था। उनकी कॉमेडी सिर्फ हंसी मजाक नहीं थी। बिल्कुल सही। उनकी कॉमेडी की सबसे बड़ी ताकत शायद यही थी कि वो हंसाने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर करती थी। वो पंजाब के समाज की जो बुराइयां थीं, कुरीतियां थीं, जो उस वक्त के बड़े मुद्दे थे, उन पर बड़ी आसानी से और तीखेपन से कटाक्ष करते थे। जानकारी के हिसाब से उन्होंने शराबखोरी, नशा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसानों की दिक्कतें, ये एनआरआई कल्चर का खोखलापन, लिंग भेद, दहेज, ऐसे कई गंभीर सामाजिक मुद्दों को अपनी कॉमेडी का हिस्सा बनाया। ये तो काफी रिस्की भी रहा होगा। हाँ, लेकिन उनका तरीका उपदेश देने वाला नहीं था।
वो छंकाटा के जो स्किट होते थे अपने किरदारों के डायलॉग्स के जरिए इन मुद्दों को उठाते थे। जैसे एक लेख में जिक्र है, बेरोजगारी पर एक स्किट में दिखाते हैं कि कैसे पढ़े लिखे नौजवान छोटे मोटे काम कर रहे हैं और फिर सिस्टम पर हंसी हंसी में सवाल उठाते हैं। उनका व्यंग आपको हंसाता भी था और कहीं अंदर जाके चुपता भी था। यानी उनकी हंसी में एक मैसेज छिपा होता था। ये उन्हें सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं बल्कि एक तरह का सोशल कमेंटेटर बना देता है। बिल्कुल। वो अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल सिर्फ तालियां बजवाने के लिए नहीं कर रहे थे, बल्कि समाज को आईना दिखाने के लिए भी कर रहे थे। ये जिम्मेदारी का एहसास उनकी कला को और वजन देता है। निश्चित रूप से। और यही वजह है कि उनका असर इतना गहरा और लंबा रहा। लोगों ने उन्हें सिर्फ हंसाने वाले की तरह नहीं देखा, बल्कि एक ऐसे कलाकार के तौर पर देखा जो उनकी अपनी जुबान में, उनके अपने स्टाइल में, उनकी अपनी बातें कर रहा था, चाहे वो मजेदार हो या थोड़ी कड़वी। लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है। जानकारी हमें बताती है कि 22 अगस्त 2025 को जसविंदर भल्ला हमारे बीच नहीं रहे। एक युग का अंत। और उनके जाने की खबर ने पूरे पंजाब को, बल्कि दुनिया भर में जो पंजाबी फैले हैं, सबको जैसे हिलाकर रख दिया। ये दिखाता है कि वो लोगों के दिलों में कितने गहरे बसे हुए थे। हाँ, वो सिर्फ एक कलाकार नहीं थे, वो पंजाब के हर घर के मेंबर जैसे बन गए थे। छकाटा सुनना या उनकी फिल्म देखना एक फैमिली एक्सपीरियंस होता था। सामग्री में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री भगवंत मान के एक बयान का भी जिक्र है जो भल्ला जी के निधन पर उन्होंने दिया था। ये बयान उनके कद और असर को दिखाता है। हाँ, उन्होंने कहा था, छंकाटों की झंकार बंद हो गई, पर चाचा चतुर सिंह हमारे दिलों में सदैव रहेंगे। ये शब्द सिर्फ एक श्रद्धांजलि नहीं थे, ये इस बात को मानना था कि भल्ला जी ने जो किरदार बनाए वो अब अमर हो चुके हैं। सही कहा। वो पंजाबी लोक चेतना का हिस्सा बन चुके हैं। सचमुच वो छंकाटों की झंकार शायद थम गई हो, लेकिन चाचा चतुर सिंह की बातें, भानाए नाराई का अंदाज, पुम्मड़ सिंह की सादगी और एडवोकेट ढिल्लो की दलीलें, ये सब हमारी यादों में हमेशा गूंजते रहेंगे। बिल्कुल। भल्ला जी ने हंसी की एक ऐसी विरासत छोड़ी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को गुदगुदाती रहेगी। जैसा कि ये स्रोत कहते हैं, उनका योगदान सिर्फ मनोरंजन तक ही नहीं है, उन्होंने पंजाबी भाषा, कल्चर और सामाजिक सोच पर भी अपनी गहरी छाप छोड़ी है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का एक सार निकालें, तो हमने जसविंदर भल्ला की एक असाधारण यात्रा को देखा। एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट और सम्मानित प्रोफेसर से लेकर पंजाब के कॉमेडी किंग बनने तक का सफर। जी, हमने उनके यादगार किरदार जैसे चाचा चतुर सिंह और एडवोकेट ढिल्लों, उनकी लोकप्रियता के पीछे क्या वजह थी, ये समझने की कोशिश की। उनका सफल फिल्मी करियर और सबसे जरूरी उनकी कॉमेडी में जो सामाजिक चिंताएं थी, उनको पहचाना। ये चीज उन्हें सिर्फ एक हास्य कलाकार से कहीं ज्यादा बड़ा बनाती है। और शायद सबसे प्रेरणा देने वाली बात रही उनकी वो दोहरी भूमिका, अकादमिक दुनिया और मनोरंजन जगत के बीच इतनी कामयाबी से बैलेंस बनाना और दोनों में टॉप तक पहुंचना। ये दिखाता है कि जुनून और टैलेंट की कोई सीमा नहीं होती। उनका असर इतना ज्यादा रहा है कि आज भी जब पंजाबी कॉमेडी की बात होती है तो उनका जिक्र जरूर आता है। वो एक बेंचमार्क बन गए। उनकी हंसी, उनके किरदार, उनकी बातें, ये सब पंजाबी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा हैं। उनका न रहना बेशक एक बड़ी कमी है, पर उनकी कला और उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। सही कहा। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि आप एक ही जिंदगी में कई रोल निभा सकते हैं और हर रोल में कुछ सार्थक कर सकते हैं। और इसी सोच के साथ हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे जिस पर वो सोच सकें। जसविंदर भल्ला का जीवन एक तरफ गंभीर अकादमिक काम और दूसरी तरफ इतनी पॉपुलर कॉमेडी, इन दोनों को इतनी कामयाबी से एक साथ साधना, ये हमें प्रतिभा के बारे में और जो हमारी तयशुदा भूमिकाएं होती हैं उनसे आगे बढ़कर अपने पैशन को जीने के बारे में क्या सिखाता है। क्या किसी इंसान की पहचान सिर्फ उसकी डिग्री या उसके काम तक ही होती है, या वो इन सब से कहीं ज्यादा बहुत कुछ हो सकती है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।